अध्याय 1 जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, एक ऐतिहासिक और दार्शनिक विश्लेषण। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक ऐसा ढांचा है जिसने हजारों वर्षों तक इसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया है। ये केवल एक सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा रही है जिसने भारत के लाखों लोगों के जीवन को दिशा दी है। लेकिन इसका जन्म कैसे हुआ? क्या ये कोई पूर्व नियोजित सामाजिक संरचना थी या धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुई? इस अध्याय में हम इस व्यवस्था की उत्पत्ति को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझेंगे: ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक। जाति व्यवस्था की जड़ें। प्राचीन भारत का सामाजिक परिदृश्य। भारत की जाति व्यवस्था का पहला उल्लेख वेदों में मिलता है, विशेष रूप से ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, जहां समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त और जाति विभाजन। ऋग्वेद में वर्णन है कि ब्रह्मांडीय पुरुष सूक्त में वर्णित एक दिव्य अस्तित्व के शरीर से विभिन्न वर्ण उत्पन्न हुए। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों के रक्षक। क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न योद्धा, राजा और प्रशासनिक शक्ति के अधिकारी। वैश्य जांघों से उत्पन्न व्यापारी, कृषक और अर्थव्यवस्था के संचालक। शूद्र पैरों से उत्पन्न श्रमिक और सेवा प्रदाता। यह विभाजन कर्म आधारित था और इसमें लचीलापन था, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था में शुरुआत में लचीलापन था। व्यक्ति अपने कर्म और योग्यताओं के अनुसार वर्ण बदल सकता था। उदाहरण के लिए, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक और महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्वता से ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त किया। जन्म आधारित जाति व्यवस्था का उदय। समय के साथ समाज के शक्तिशाली वर्गों ने अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया। इस परिवर्तन के पीछे कई कारण थे। राजनीतिक कारण। राजाओं और उच्च वर्ग के लोगों ने इस व्यवस्था को कठोर बनाया ताकि उनकी सत्ता को चुनौती न मिले। आर्थिक कारण। धन और संसाधनों को कुछ विशेष जातियों तक सीमित रखने के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हुई। धार्मिक कारण। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को जाति व्यवस्था से जोड़ दिया गया, जिससे लोगों को अपनी स्थिति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। ब्राह्मणवादी प्रभाव। शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों के अधिकार में आ गए, जिससे अन्य जातियों के लिए सामाजिक उन्नति के रास्ते बंद हो गए। मनुस्मृति और जाति आधारित सामाजिक नियंत्रण। मनुस्मृति, जो कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ है, में जाति व्यवस्था को कठोर बनाने वाले नियम स्थापित किए गए। मनुस्मृति के जातिगत नियम। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया और उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया। शूद्रों और तथाकथित अस्पृश्य वर्गों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया और उनके लिए कठोर नियम बनाए गए। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी समाप्त हो गई। जाति आधारित व्यवसाय अनिवार्य किए गए, जिससे व्यक्ति अपने पूर्वजों की ही आजीविका अपनाने के लिए बाध्य हो गया। इस व्यवस्था ने समाज में ऊंच नीच को स्थायी बना दिया और सदियों तक यही ढांचा बना रहा। जाति व्यवस्था और धर्म। सामाजिक जकड़बंदी का दार्शनिक आधार। जाति व्यवस्था को धर्म से जोड़कर इसे दिव्य नियम की तरह प्रस्तुत किया गया। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत ने इस विचार को और मजबूत किया। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। यह विश्वास फैलाया गया कि कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि कोई शूद्र अपने जातिगत धर्म का पालन करता है, तो अगले जन्म में उसे उच्च जाति में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। इस विचार ने समाज में असमानता को धार्मिक आधार पर स्वीकार्य बना दिया। भक्ति आंदोलन और जाति तोड़ने का प्रयास। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। संत कबीर, रविदास, गुरु नानक जैसे संतों ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था समाज में गहराई तक जमी रही। जाति व्यवस्था के प्रारंभिक प्रभाव। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को कई तरह से प्रभावित किया। शिक्षा पर प्रतिबंध। शूद्र और अन्य निचली जातियों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। छुआछूत की शुरुआत। कुछ जातियों को इतना निम्न माना गया कि उनके संपर्क में आने को अपवित्र समझा गया। पेशेगत बंधन। व्यक्ति केवल अपनी जाति के अनुरूप ही व्यवसाय कर सकता था, जिससे आर्थिक गतिशीलता समाप्त हो गई। सामाजिक नियंत्रण। उच्च जातियों ने जाति व्यवस्था का उपयोग अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए किया। निष्कर्ष। जाति व्यवस्था का एक जटिल ताना बाना। जाति व्यवस्था मूल रूप से कर्म और समाज के संतुलन के लिए शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कठोर सामाजिक ढांचे में बदल गई।
ये व्यवस्था भारतीय समाज में इतनी गहराई से समाई कि इसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि एक जटिलताना बाना है जो धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका विकास हजारों वर्षों के सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक प्रवाह के साथ हुआ। इस अध्याय में हम जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का गहन विश्लेषण करेंगे। ये कब, क्यों और कैसे शुरू हुई और इसमें समय के साथ क्या परिवर्तन आए। जाति व्यवस्था का सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में पुरुष सूक्त नामक श्लोक में मिलता है, जहां समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, ज्ञान और धर्म से जुड़े लोग, क्षत्रिय, योद्धा और शासक वर्ग, वैश्य, व्यापारी और कृषक, शूद्र, श्रमिक और सेवक वर्ग। हालांकि यह विभाजन मूल रूप से कर्म और योग्यता पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म से जुड़ गया और एक कठोर सामाजिक ढांचे का रूप लेने लगा। प्राचीन भारतीय समाज में आर्यों के आगमन के साथ सामाजिक संरचना में बदलाव आया। कई इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने समाज को विभाजित करने के लिए जाति व्यवस्था को मजबूत किया ताकि वे स्थानीय द्रविड़ और अन्य समुदायों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। आर्यों को ऊंची जातियों के रूप में देखा जाने लगा, जबकि स्थानीय निवासियों को निम्न जातियों में डाल दिया गया। वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाया गया ताकि शक्ति और संसाधन विशिष्ट समूहों के पास ही रहें। जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक ढांचा नहीं थी, इसे धार्मिक और दार्शनिक मान्यता भी दी गई थी। वेदों में जाति व्यवस्था, प्रारंभिक वेदों में जाति का उल्लेख लचीला था, लेकिन बाद में इसे कठोर कर दिया गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में जाति की तुलना से अधिक आत्मा और मोक्ष पर बल दिया गया। कुछ संतों ने कर्म को जाति से ऊपर रखा, लेकिन समाज में यह विचार व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सका। मनुस्मृति ने जाति को कठोर सामाजिक नियमों में बांध दिया। उच्च जातियों को विशेष अधिकार मिले, जबकि निम्न जातियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। अंतर्जातीय विवाह और व्यवसाय बदलने पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, जाति व्यवस्था को दार्शनिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को इसमें जोड़ा गया। ये धारणा विकसित की गई कि व्यक्ति अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण अपनी जाति में जन्म लेता है। निम्न जातियों को समझाया गया कि यदि वे अपने धर्म का पालन करेंगे तो अगले जन्म में उन्हें उच्च जाति में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार सामाजिक असमानता को धार्मिक मान्यता मिल गई। भगवद गीता और जाति व्यवस्था, भगवद गीता में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कर्म आधारित है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वर्ण कर्म और स्वभाव के आधार पर तय होते हैं, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन बाद में इस विचार को जन्म आधारित व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। 1.3 जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, जाति व्यवस्था का न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक पक्ष भी था। जाति आधारित पेशे, प्रत्येक जाति को एक विशेष कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। ब्राह्मण शिक्षा और धर्म, क्षत्रिय शासन और युद्ध, वैश्य व्यापार और कृषि, शूद्र श्रम और सेवा कार्य। निचली जातियों का आर्थिक शोषण, निम्न जातियों को भूमि, व्यापार और शिक्षा से वंचित रखा गया। ऊंची जातियां प्रमुख संसाधनों को अपने नियंत्रण में रखती थीं। छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार, कुछ जातियों को इतना निम्न माना गया कि उनके संपर्क को अपवित्र समझा गया। इन जातियों को अलग बस्तियों में बसाया गया और उनके सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर रोक लगा दी गई। राजाओं और प्रशासन ने जाति व्यवस्था को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। राजाओं और ब्राह्मणों की गठजोड़, ब्राह्मणों ने धर्म का उपयोग राजाओं को ईश्वरीय प्रतिनिधि साबित करने के लिए किया। राजाओं ने बदले में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए और उनकी स्थिति को बनाए रखा। ब्रिटिश शासन और जाति व्यवस्था, ब्रिटिशों ने जाति को एक कठोर सामाजिक संरचना के रूप में देखा और इसे जनगणना में शामिल किया। जातियों को स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित करके उन्होंने विभाजन और शासन की नीति अपनाई। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में गहरी असमानता को जन्म दिया। निम्न जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए। सामाजिक गतिहीनता, जन्म आधारित जाति व्यवस्था ने किसी भी सामाजिक उन्नति के रास्ते बंद कर दिए। राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्रीकरण, सत्ता केवल कुछ विशेष जातियों के पास रही। आर्थिक शोषण और छुआछूत, निम्न जातियों को निम्न आर्थिक कार्यों तक सीमित रखा गया। जाति व्यवस्था मूल रूप से कर्म और समाज के संतुलन के लिए शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कठोर सामाजिक ढांचे में बदल गई।
धर्म ने इसे वैधता प्रदान की, राजनीति और अर्थव्यवस्था ने इसे मजबूत किया, सामाजिक नियमों ने इसे कठोर बना दिया। इस अध्याय में हमने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके दार्शनिक व ऐतिहासिक संदर्भों को समझा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था कैसे धीरे धीरे और अधिक कठोर होती चली गई और समाज पर इसके प्रभाव क्या थे। क्या ये विस्तार और गहराई पर्याप्त है, या आप और अधिक दार्शनिक या ऐतिहासिक विश्लेषण चाहते हैं?